पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में ओ शील बिना आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है। शील बिना आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में मैं अंजलि तापड़िया, वेस्ट जोन महिला समिति की सचिव। वनबंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला की चतुर्थ कड़ी में पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल जी का एवं उपस्थित महानुभावों का, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत में ऐसा कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमत्तमम्। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य मूल साधन है और इस आरोग्य के प्रति अनेक लोगों को सजग करने वाले
कोरोना काल में अनेक रुग्णों को जीवन दान देने वाले, केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक संबल प्रदान करने वाले हार्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, सुप्रसिद्ध चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल जी, आपका पुनश्च स्वागत है, आपको नमन है। अपनी अत्यंत व्यस्तता के बावजूद भी हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया, यह हमारा परम सौभाग्य है। हमारी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वनबंधु परिषद महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष, एकल के कार्य को पूर्णतः समर्पित वनबंधु परिषद महिला समिति के कार्य की संपूर्ण धुरा जिन्होंने अपने कंधों पर सफलता से, समर्थता से संभाली है, वह चेन्नई निवासी आदरणीय लता जी मालपाणी स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित है। आप सभी को एकल प्रणाम। वनबंधु परिषद महिला समिति की ओर से मैं पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर के ने सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही ऊंचाइयाँ प्राप्त नहीं की हैं, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका गहन अध्ययन है और यही कारण है कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी आप इतने सरल और संवेदनशील हैं। मैं आपके अनेक वीडियोस YouTube पर देखती रहती हूँ। प्रतिदिन वेबिनार्स के माध्यम से आप लोगों को कोरोना से भयमुक्त कर रहे हैं और दिलासा दे रहे हैं कि मैं हूँ ना। आपके इस समर्पण में जीवन जीने की कला दिखाई देती है, जो समाज को यह संदेश देती है कि अपनी काबिलियत में सेवा भाव को जोड़ना ही मानव धर्म है, ह्यूमैनिटी है। संवेदनशील ही हमें मानवता की तरफ मोड़ता है। एकल में भी हमारे सभी वॉलंटियर्स, चाहे वो शहरों में हो, अंचलों में या गांव में, अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार इस अभियान में अपना योगदान देते आए हैं। आज एकल अभियान के 1 लाख से भी अधिक आचार्य, हजारों सेवाव्रती कार्यकर्ता, गांवों और अंचलों में हमारी समितियां, शहरों में हमारे 36 चैप्टर्स और 32 महिला समितियों के योगदान से एकल अभियान ने एक जन अभियान का स्वरूप ले लिया है। पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से हम शिक्षित, स्वस्थ, जागरूक, संस्कारी और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कार्यों को सम्मान देने हेतु भारत सरकार द्वारा एकल अभियान को 2017 के गांधी पीस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इससे एकल अभियान को और भी नई ऊर्जा मिली और हमारा हौसला और भी बुलंद हुआ। अब तो युवा संगठन भी एकल के कार्यों में रुचि लेने लगा है, जो कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। आज हमने हार्ट अटैक और कोरोना जैसे विषय लिए हैं, क्योंकि इन दोनों से ही प्रायः सभी भयभीत रहते हैं। थोड़ी सी भी तकलीफ मन में होती है तो मन में इतनी घबराहट होने लगती है कि कहीं ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स तो नहीं हैं। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हल्का सा सर्दी, बुखार, जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड मानते थे, तो लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। ऐसी भय की स्थिति में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। बहुत सुंदर शब्द सुमनों को पिरोया है आपने अपने भावभीने स्वागत में, धन्यवाद। अब हमें वनबंधु परिषद महिला समिति की राष्ट्रीय सचिव, एकल के विशाल जन आंदोलन में कई सालों से सक्रिय, सृजनशील, ऊर्जावान नेतृत्व, इंदौर निवासी आदरणीय विनीता जी जाजू से नम्र निवेदन है कि वे हमें महिला समितियों की गतिविधियों की जानकारी दे। सभी को मेरा एकल प्रणाम। डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। वनबंधु राष्ट्रीय महिला समिति द्वारा आयोजित
ये वेबिनार आप सभी काफी पसंद कर रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। राष्ट्रीय महिला समिति के गठन का ये 10वां वर्ष है एवं 32 एक्टिव समितियों की सक्रिय महिलाओं का तन मन धन से समर्पण प्रशंसनीय है। महिला समितियों की सक्रियता से एकल लाभान्वित हुआ है। महिलाओं की संवेदनशीलता व सिंसियरिटी की प्रशंसा एकल के सभी वरिष्ठगण करते हैं। गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, ये हमारा मूल मंत्र है। क्योंकि भारतवर्ष में 4 लाख गांव हैं, आबादी का अधिकांशतः हिस्सा ग्रामीण है। जब तक ग्रामीण साक्षर, सुखी और समृद्ध नहीं होंगे, हमारी विश्व गुरु बनने की महत्वाकांक्षा अधूरी है, खोखली है। वन बंधु परिषद ने वन यात्रा व अन्य माध्यमों से नगरवासियों के मन में ग्राम के प्रति संवेदना जगाई, वास्तविक ग्रामीण दृश्य दिखाया व मूल भारत के दर्शन कराए। संगठन की सच्चाई, कमिटमेंट व पारदर्शिता ने संपर्क में आने वालों को प्रभावित किया। नगरवासियों की समृद्धि और बुद्धिमत्ता तथा ग्रामीणों की आवश्यकता के बीच वन बंधु ने एक हृदय सेतु का निर्माण किया। स्त्रियों में ममता, संवेदनशीलता तो नैसर्गिक है, अतः कार्यकर्ताओं व आचार्यों की कही अनकही बात को वे समझ जाती हैं। वे प्रेम बांटती हैं तो बदले में वही पाती हैं। महिला समितियों ने विभिन्न माध्यमों से एकल का प्रचार भी किया व सदस्यता विस्तार कर सेवाभावी महिलाओं को जोड़ा। और कल्पनाशीलता, रचनात्मकता महिलाओं के नैसर्गिक गुण तो हैं ही, उन्होंने मनोरंजन के विभिन्न साधनों को भी सेवा भाव से जोड़ दिया। महिला समितियों ने जो एग्जीबिशन की, उनका मुख्य उद्देश्य धन संग्रह से अधिक एकल का प्रचार व विभिन्न महिला वर्गों से संपर्क में रहना है। और उसका रिजल्ट हमारे लगातार बढ़ते हुए संक्रांति व सेवा पात्र के संग्रह है। हमारी एकल शिक्षा उपहार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। किसी भी मंगल प्रसंग पर हम भेंट स्वरूप गुलदस्ते या कोई गिफ्ट देते हैं, जो पता नहीं प्राप्त करने वालों के लिए कितनी उपयोगी है। वन बंधु परिषद की ओर से शिक्षा उपहार योजना है। 5 या 800 का एक कार्ड होता है, जिस पर लिखा होता है कि आपकी तरफ से हमने आपके इस मांगलिक प्रसंग पर एक वनवासी बच्चे की शिक्षा हेतु सहयोग किया। पाने वाले के मन में संस्था के प्रति स्वाभाविक ही उत्सुकता जागती है व इससे कई लोग जुड़ भी जाते हैं। मंगल अवसर पर एक ग्रामीण बालक का वाकई मंगल हो जाता है। आप सभी से निवेदन है कि मुरझाने वाला गुलदस्ता नहीं, एक बालक का जीवन खिलाने वाला यह गिफ्ट कूपन भेंट करिए। ये गिफ्ट कूपन सभी महिला समितियों के पास उपलब्ध है। स्कूल्स में हमारी एकल ड्राइव योजना भी महिला समिति का एक प्रोजेक्ट है, जिससे नगर के बच्चे ग्रामीण बच्चों के लिए एकल शीट के माध्यम से कलेक्शन करते हैं। ग्रामीण बच्चों के जीवन की कठिनाइयों को समझते हैं व उनके प्रति संवेदनाएं जागती है। उन्हें ये बात अचंभित करने वाली लगती है कि मात्र 22,000 रुपए में गांव में 30 बच्चे एकल विद्यालय में 1 साल के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। साधन कोई भी हो, एकलव्य की तरह हमारा लक्ष्य वनवासियों के उत्थान का चिंतन ही होता है। आज हमारे पार्टिसिपेंट्स में अधिकांशतः हमारी समिति के सदस्य व डोनर्स हैं। अन्य सभी से निवेदन है कि हमसे जुड़े, ताकि हम इस महायज्ञ में आपकी भी एक आहुति अर्पित हो। सभी को राम राम। धन्यवाद विनीता जी, इस महायज्ञ की बहुत सुंदर जानकारी आपने हमें दी और नारी को प्राप्त दैवी गुणों का वर्णन तथा इन गुणों को सेवा भाव में परिवर्तित कर तन मन से एकल को समर्पित ऊर्जावान नारी शक्ति का बहुत ही समर्पक शब्दों में आपने वर्णन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गांधी जी कहते थे, विचार और कर्म का आपस में मेल जो रखते हैं उन्हें कृतिशील विचारवंत कहते हैं। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय रमेश जी माहेश्वरी, इनके प्रगल्भ विचारों को मजबूत कृतिशीलता की नींव भी मिली है। ऐसे कार्यकुशल एकल के प्रति समर्पित नेतृत्व आदरणीय रमेश जी से अनुरोध है कि वे हमें उद्बोधन दे। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी हमारे उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल जी,
लता जी, विनीता जी, श्याम जी दमानी और उपस्थित सभी हमारी राष्ट्रीय महिला समिति की सदस्य हैं, उनको मेरा एकल प्रणाम। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय महिला समिति को, वनबंधु परिषद को, कि उन्होंने इतना सुंदर एक कार्यक्रम कंटिन्यूअसली वीकली चालू किया इन्होंने, और इससे सारे देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं इस कोरोना की पीरियड में। वनबंधु परिषद के बारे में लता जी ने और विनीता जी ने सारी बातें बताई। वनबंधु परिषद 31 साल एक पुरानी संस्था है जो सुदूर आदिवासी, पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। एकल 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 माने एक शिक्षक विद्यालय, इससे हमने अपनी शुरुआत की। गांव में लोगों के पास गए हम लोग और उनको शिक्षा देनी शुरू की, और उसके बाद में पूरा गांव ही हमारा एक परिवार हो गया। एकल को मैं मानता हूं कि एक क्रांति है, एकल एक क्रांति है। और क्रांति का उद्देश्य क्या होता है? क्रांति का उद्देश्य होता है सोते हुए को जगाना, जगे हुए को चलाना, चलते हुए को दौड़ाना और दौड़ते हुए को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना। यह है एकल। और एकल उन व्यक्तियों तक पहुंच रहा है जिनके भीतर आत्मनिर्माण तथा लोक या देश के उत्थान की अग्नि जलती है। जब उनमें ये अग्नि दिखती है, उसी को हम एक उद्देश्य मानते हैं कि हम एक क्रांति की ओर जा रहे हैं। अब एकल क्रांति कैसे है? आप जानना चाहेंगे कि एकल एक क्रांति का माध्यम है। लोगों के जीवन में जो कार्य परिवर्तन लाए, सुदूर परिवर्तन लाए, बड़े परिवर्तन लाए, वही एक क्रांति होती है, और एकल वही काम कर रहा है। मैं कुछ एक आध एग्जांपल देना चाहूंगा कि अमूल ने पूरे देश में जिस तरह दूध के माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन लाया, दूध की एक क्रांति लाई, वैसे ही एकल हमारे पूरे आदिवासी समाज, जो आज 40-50 करोड़ का समाज है, आदिवासी गरीब समाज, सुदूरगामी पहाड़ों पे रहने वाले लोग, उनके जीवन में एक परिवर्तन ला रहा है। चाहे वो सामाजिक परिवर्तन है, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन है, चाहे उनके संस्कारों का परिवर्तन है। हमारी इतनी पुरानी सभ्यता है, फिर भी जब हम गांव में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एकल इस अपने पढ़ाई के माध्यम से, संस्कार शिक्षा के माध्यम से इस कार्य को कर रहा है। अब जीवन परिवर्तन की जब बात आती है तो आज हमारे लाखों आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला जीवन उनका परिवर्तन एकल के माध्यम से हो रहा है। गांव में जो परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा एकल परिवर्तन की बात, जब हम कि हमने कुछ पर कर जो वहां पे काफी उनके समर्पित। तो क्या है, एक कलाकार जो गांव में रह रहा है, वो गांव में से इतना बड़ा कलाकार बन सकता है, ये एकल की ही देन है। एकल में हम बच्चों को, बड़ों को, सभी लोगों को हम पाठशाला के द्वारा उनके कार्य में चेंज करते हैं, उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लाते हैं। इस कार्य को हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी कोरोना से पूरा विश्व 3 महीने 4 महीने से ग्रसित है, और कोरोना ने के दौरान जब शुरू हुआ लॉकडाउन, कम 10,000 नगर के कार्यकर्ता और 10,000 ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर करीब करीब 4 लाख गांवों में इस मैसेज को कन्वे किया कि कोरोना को हम जीत सकते हैं अगर हम सर्टेन सिस्टम्स को फॉलो करें। और उसमें महिला समिति की बहुत बड़ी भूमिका रही। पूरी महिला समिति की उसमें जो सदस्यों ने इतना काम किया, 12-12 घंटे काम, अपने परिवार को देखते हुए भी परिवार में डबल काम हो गया, उसके बावजूद भी महिला समिति ने उस पर काम किया। तो जब ये विचार क्रांति की आज हमारे बीच जो महिला समिति है, विचार क्रांति पे इसने काम किया, सक्रिय काम किया, और आज भी जब हम इस स्थितियों से गुजर रहे हैं, उस बीच में भी इतने वीकली जो श्रृंखला है, कभी हमारे डॉक्टर साहब को लेके आती हैं, कभी गडकरी जी को लेके आ रही है, आने वाली में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही है, जो कि हमारे भविष्य में और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखेंगी आने वाले समय में। आज डॉक्टर साहब है हमारे बीच में, वो हमारी समस्याओं का, चाहे हार्ट की समस्या है, चाहे कोरोना में का जो भय है उसको दूर करने की समस्या है, मैं समझता हूँ कि
उससे बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को सभी को मिलेगा, एकल के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, बाकी लोगों को भी मिलेगा। और मैं ये मानता हूं कि जब डॉक्टर साहब के बारे में लता जी ने बताया, मैं कुछ लोगों को मैंने फोन किया कि डॉक्टर साहब को हम लोग ने आमंत्रित किया, तो बोला यार बहुत ही बढ़िया बात है, इससे अच्छी कोई, हम लोग तो यूट्यूब में सुनते हैं, अब कम से कम एक मौका मिलेगा उनके साथ एक वेबिनार में मिलने का। तो मैं डॉक्टर साहब को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी जो लोग उपस्थित हैं उनके मार्गदर्शन को हम सीरियसली लें। और अंत में एक बार फिर से कहूंगा कि एकल एक देश में, समाज में एक परिवर्तन का काम है, एकल एक विचार क्रांति है, एकल एक, जब तक हम लोगों में विचार के परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम अपने राष्ट्र को मजबूत नहीं बना सकते हैं। तो उसमें आप सभी महानुभाव, हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति इतने जोरदार रूप से काम कर रही है कि मेरे ख्याल में अब वो दूर नहीं है कि जब हम अपने 4 लाख गाँव को जीत कर उनमें लोगों को गाँव से शहर की ओर जो पलायन है उसको रोक सकेंगे। जय श्री राम। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। बड़े परिवर्तन का अर्थ माने क्रांति का अर्थ आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया है। आपके शब्दों से महिला समिति को और भी प्रेरणा मिली है आज, और एकल की अलख को सर्वदा प्रज्वलित रखते हुए सभी महिलाएं अभियान की शक्ति बन अपने देश को और भी गरिमामय बनाने के संकल्प के साथ आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रमुख कार्यक्रम की ओर। अध्यात्म ही बना जीवन धर्म, अध्यात्म ही बना जीवन धर्म, सेवा कार्य ही बना जीवन कर्म, मानव धर्म ही बना जीवन मर्म। ऐसे असामान्य व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर साहब का परिचय करवाएगी नॉर्थ जोन महिला समिति की सचिव संगीता जी गुप्ता, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ी है। संगीता जी। नमस्कार सभी को, मेरा एकल प्रणाम। दोस्तों, हमारे आज के जो अतिथि वक्ता हैं डॉक्टर के अग्रवाल, वो भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने वीडियोस और सोशल मीडिया के कार्यक्रमों द्वारा आज एक ऐसी पहचान बना चुके हैं जिससे हम सभी भलीभांति वाकिफ हैं। पद्मश्री डॉक्टर अग्रवाल मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया के अध्यक्ष हैं। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आप अध्यक्ष हैं। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के एथिक्स कमेटी के आप पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। मित्रों, उपाधियों और पुरस्कारों की यदि मैं बात करूं तो डॉक्टर साहब को मिले इतनी लंबी फहरिस्त है कि एक कार्यक्रम शायद उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। बहरहाल, पद्मश्री के साथ आपको 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। विश्व हिंदी सम्मान, डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड, नेशनल साइंस कम्युनिकेशन अवार्ड। डॉक्टर अग्रवाल सिर्फ दिल का ही इलाज नहीं करते, बल्कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर साहब एक साहित्यकार का दिल भी रखते हैं। आपने मेडिकल में तो डॉक्टरेट किया ही है, लेकिन इसके साथ ही इंडियन फिलॉसफी और कल्चरल में भी आप डॉक्टरेट हैं। तो इतने मल्टी टैलेंटेड हमारे आज के अतिथि डॉक्टर के अग्रवाल के लिए हम वर्चुअल तालियों से स्वागत करते हैं, और मैं बहुत ही आदर और शिद्दत के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अग्रवाल को। डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। नमस्कार सब लोगों को मेरे को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि 45 मिनट में मैं चाहूँगा कि लास्ट के 12-13 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए छोड़ दिया जाए। मेरे को 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। पहला सब्जेक्ट है भारतीय संस्कृति, वेदों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। दूसरा है कोविड के बारे में, इसका डर को निकालना। और तीसरा है हार्ट अटैक से बचाना। ये तीनों में अपने में बड़े लंबे सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप लोगों ने जो प्रोग्राम चालू किया वो चालू किया ओम का उच्चारण करके। तो मैं 5 मिनट इसी ओम के उच्चारण के बारे में बात करूंगा। हमारे शरीर में 2 शब्द होते हैं, हमारे वोकेबलरी में 2 शब्द होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एंड सेमी वॉवल्स। ल, व, र, य
are semi vowels. A, I, U, A are vowels. Vowels and semi vowels, when you chant them, they produce painkillers in the body. जब भी आपके शरीर में दर्द होगा तो जो आवाज निकलेगी वो वॉवल होगा. आ, ई, उ, ए, ouch. So vowel chanting produces painkillers. जब भी आपका मन रोने का करता है तो जो आवाज निकलेगी वो नासिक व्यंजन होगा, म, ना, गा. ना, ग, ये रोने की आवाज है. ये मेरे शरीर में डेल्टा एक्टिविटी करेगी, मेरे मन को शांत करेगी. तो एक स्वर और एक व्यंजन मेरे मन और तन दोनों को शांत करेंगे. तो ओ तन को और माँ मन को. यहीं से आप लोगों ने स्टार्ट किया था कि मन और तन दोनों को शांत करना है तो ओम बोलो. अब मैंने कहा ओ के बदले में आप क्या क्या ले सकते हैं. ओ के बदले में आप कोई भी स्वर ले सकते हैं और सेमी स्वर ले सकते हैं. अब देखिए 3 लोगों ने आज इंट्रोड्यूस किया मेरे को, ठीक है. सबसे पहले थी अंजलि. अ, न, ज, ल. अ इज ए वॉवल, न इज ए नेजल कंसोनेंट और ल इज ए वॉवल. इसलिए अंजलि को प्रोनाउंस करने से वही फायदा मिलेगा जो ओम को प्रोनाउंस करने से मिल रहा है. फिर मेरे को जो किया वो किया मेरे को लता जी ने. ला, ता, आ. La is a semi-vowel, A is a vowel, Ta is a first word of a consonant. Ta is a name of a god. So therefore Lata, when you speak Lata, will have the same significance as speaking Om. तीसरा मेरे को जो बोला वो बोला वनीता आ. वनीता जी. व is a semi-vowel, Na is a nasal consonant, E is a vowel, and Ta is again a god's name. Tat, Sat. Tat is a word which is used for God, and A. So Vanita, Anjali and Lata, तीनों को अगर आप बोलेंगे तो मन को शांति मिलेगी. लेकिन मन को जब शांति मिलेगी अगर एंजाइटी हो. कोरोना तो एंजाइटी भी कर रहा है और डिप्रेशन भी कर रहा है. कोरोना तो एंजाइटी भी कर रहा है और डिप्रेशन भी कर रहा है. एंजाइटी में तो आप अंजलि और वनीता और लता को पुकारो, लेकिन डिप्रेशन हो रहा है तो क्या करें. तो उसके अंदर में जो मंत्र है वो जैनिज्म का मंत्र आता है. णमो, ण, म, नमो. नमो नहीं, णमो, ण. तो जो वर्ग है ट, ठ, ढ, ढ, ण, जो ण वर्ग है वो मेरे शरीर में शक्ति पैदा करता है. ण या तो णमो बोलो या फिर आप बोलो सिबिलेंट. स, श, स, ह. तो श, स, स ये मेरी बॉडी में शक्ति पैदा करते हैं. तो रमेश, र, म, ई, श. Sha will produce a Shakti and Sangeeta, Sa will produce a Shakti. So 3 लोग शांति देने के लिए यहाँ पे हैं. तो कोविड के इलाज के लिए या तो आपको चाहिए शांति, तो वो आपको मिलेगी लता जी से, वनीता जी से या अंजलि जी से. या आपके डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए शक्ति, वो रमेश जी और संगीता जी यहाँ हैं. तो वो अपने आप से ये रूप निकल के आ गया. मेरे लेक्चर का जो मतलब है अपने आप से निकल के आया, मैंने कुछ नहीं किया. मेरे को नहीं पता था कि ये 5 लोग यहाँ आने वाले हैं और इस सीक्वेंस में आने वाले हैं. पहले शक्ति, पहले शांति, फिर शक्ति. इसी सीक्वेंस के अंदर में आप लोग ऑटोमेटिकली निकल के आए, क्योंकि ऊपर वाला चाहता था कि मैं आज एकल, व्हेन आई से एकल नमस्कार, तो एकल रूप के रूप में मैं इस वक्त में टीचर हूँ. थोड़ी देर के लिए आपने मेरे को शिक्षक बनाया है, तो एक ही शिक्षक है तो उसको तीनों चीजें बतानी है. यही आप एकल विद्यालय में बता रहे हो कि एक ही शिक्षक सब कुछ पढ़ाए उसके साथ में. सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट. यस, दैट हर नाम में हमारे को 2 ही चीजें चाहिए, या शांति चाहिए या हमें एक्टिविटी चाहिए. या हमें चाहिए शांति मंत्र या फिर हमें चाहिए शक्ति मंत्र. तो उसका उच्चारण बड़े हिसाब से आप लोगों ने अपने आप करके दिखा दिया. नो आई कम बैक टू second part, and that is COVID. COVID. CO, co means corona. VI means virus. D means disease. ठीक है. So COVID. का
Ka is a good name. Ka, O, Va is a semi-vowel. Da, ta, tha, da. Da is a vibratory sound. Da is a महाप्राण. So इसलिए वो तंग तो करेगा, नाम से ही तंग करेगा, because da is a महाप्राण. अगर आप बोलोगे का तो इतनी दूर हवा जाएगी, जब बोलोगे दा तो थोड़ी दूर तक हवा जाएगी, कोई पेट से आवाज आ रही है, तो नाम ही कोविड है, तंग तो करेगा. लेकिन क्योंकि इसमें का और वाह है तो इसलिए ज्यादा तंग नहीं करेगा, ये सेल्फ लिमिटिंग होगी, ये अक्षर योग कहता है. इसका नाम इस तरीके से आया है कि ये हमारे को ज्यादा तंग नहीं कर सकता. ये वाइब्रेटरी साउंड है लेकिन ये ऊष्म साउंड नहीं है, तो इसलिए चिंता नहीं करो, ये वायरस आया है तो जाएगा भी. अब इसको जाने के लिए हमें 10 मिनट में 2-4 मंत्रों का उच्चारण करना है. मंत्र का उच्चारण करोगे तो ये ठीक हो जाएगा. मंत्र का मतलब ये नहीं है श्लोक, मंत्र इज कॉल्ड एज ए सूत्र. तो सिर्फ 2 सूत्रों का हमें ध्यान रखना है. पहला है फेस टू फेस मीटिंग और दूसरा है क्रॉस वेंटिलेशन. ये 2 सूत्र हैं. अब इन 2 सूत्रों को आपने समझ लिया तो पूरा कोविड समझ लिया. ये कोविड चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, डांस नहीं कर सकता. तो ये मेरे शरीर से दूसरे शरीर में जाने में देयर हैज टू बी ए फेस टू फेस कांटेक्ट. अगर फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है तो ये वायरस मेरे यहाँ जा ही नहीं सकता. तो हमारे मारवाड़ी समाज में क्या सिखाया जाता है कि जब भी कोई घर में आए तो प्रणाम कैसे करते हैं हम लोग, नीचे झुक के. हमारा डायरेक्शन नीचे होता है क्योंकि हम क्या कहते हैं कि सारे वायरस धरती तू ले ले, मेरे अतिथि को मत देना. हम लोग तो कभी ऐसे प्रणाम करते ही नहीं, प्रणाम तो हमारा झुक के होता है. सो अगर आप झुक के प्रणाम करते हो तो आप लोगों को तो बीमारी होने का मतलब ही नहीं. अगर आप पक्के मारवाड़ी हो और पक्के एकल नमस्कार करते हो तो आपको तो बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो प्रणाम करते हुए आपकी आंखें और आपका मुख नीचे की ओर होता है. आप लोग तो मानते हो कि एकल के अंदर में तो बताया जाता है अतिथि देवो भव. सो अतिथि के पहले पैर धुलाए जाते हैं ताकि पैर के वायरसेस वहीं बाहर हो जाएं. फिर उसके हाथ धुलाते हो कि भाई जो वायरसेस है हाथ से धो ले. फिर कहते हो कुल्ला कर ले ताकि थोड़े बहुत जो वायरस है वो भी निकल ले. फिर आप झुक के प्रणाम करते हो, फिर आसन पे बिठाते हो, ऊपर बैठ, मेरे सामने मत बैठ ताकि तेरे वायरस मेरे ऊपर से निकल जाए. कैसे होगी बीमारी फिर? अगर हम भारतीय संस्कृति को फॉलो करें तो बीमारी कैसे होगी? और फिर भी अगर आपके पास ऊंचा आसन नहीं है और फिर भी आपने बैठना है तो हमारे यहाँ पे डाइनिंग टेबल में कैसे बैठते हैं? HOD यहाँ बैठता है, गुरुजी यहाँ बैठते हैं. आप घर में अगर कोई आपके घर में VIP आएगा आप उसको यहाँ बिठाओगे, यहाँ नहीं बिठाओगे. यहाँ बिठाओगे तो दोनों के वायरस एक दूसरे को जाएंगे. अगर यहाँ बिठाओगे तो आपका वायरस यूं जा रहा है, इसका यूं जा रहा है, बीमारी हो ही नहीं सकती. अब बताइए मेरे को पढ़ाने की क्या जरूरत है? जो आपके संस्कृति में संस्कारों में पढ़ाया गया था उसके हिसाब से तो बीमारी हो नहीं सकती. घूंघट आप लोगों ने बंद कर दिया तो वापस चालू हो गया. ये घूंघट आ गए सारे, ये घूंघट ही तो है और क्या है. पहले जो घूंघट था वापस आ गया, क्योंकि पहले घर में ये था कि बुजुर्गों को बचाना है. अभी भी यही कह रहे हो ना, बुजुर्गों को बचाना है. तो पहले ये था कि बुजुर्गों को बचाने के लिए घर की औरत जो है वो घूंघट पहनेगी ताकि बुजुर्गों को मेरा वायरस उनके मुंह में ना चला जाए. आप लोगों ने बोल दिया ये तो लिबर्टी का सवाल है, तो भुगतो फिर वायरस को, वो दूसरे रूप में आ जाएगा. ये अब ये घूंघट जो है पहले कपड़े का होता था, अब यहाँ पर आ गया. घूंघट तो घूंघट ही है. वो घूंघट बेटर था, आंखें भी कवर हो रही थी, इससे तो आंखें कवर नहीं हो रही. अल्टीमेटली घूंघट आएगा वापस. तो वो सारी हमारी जो परंपराएं थी वो स्पेनिश फ्लू के बाद आई थी. स्पेनिश फ्लू के बाद में अब कोरोना आया है. जो स्पेनिश फ्लू ने हमें सिखाया हम भूल गए उसको. ये जितनी भी परंपराएं मैंने बोली हैं ये स्पेनिश फ्लू के बाद आई थी. लोगों ने 15-20 साल किया फिर भूल गए. तो पहला है फेस टू फेस मीटिंग नहीं करनी. अगर बच्चा आया आपका, आपको झप्पी देना चाहता है दे ले. बच्चा छोटा है मेरे से, झप्पी देगा तो उसका वायरस मेरे यहाँ लगेगा, नीचे गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. जो मेरे से बड़े हैं मैं झुक के बात करूंगी, ठीक है, और या फिर घूंघट लगाऊंगी यानी कि मास्क लगाऊंगी. पहला हो गया फेस टू फेस मीटिंग नहीं करनी. मास्क कपड़े का मास्क हो सकता है,
3 लेयर्ड मास्क हो सकता है, मास्क विद वैल्व हो सकता है, मास्क विदाउट वैल्व हो सकता है, विदाउट वैल्व हो सकता है, या फिर फेस शील्ड हो सकती है, या फिर ऐसे बैठ जाओ फेस शील्ड लगा के। अगर आपको अपने एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, शक्ल दिखानी है, तो ये पहन लो। अगर कोई चला गया तो ऐसे कर लो, आ गया तो ऐसे कर लो, कोई चला गया तो इसको धो लो कॉटन लेके। तो ये फेस शील्ड ये हम इस्तेमाल करते हैं इसका। अगर आपने पहनना है, अगर आपने बाहर पॉल्यूशन के लिए पहनना है तो विद वैल्व, क्योंकि पॉल्यूशन के लिए वैल्व बहुत जरूरी है सड़क। अगर आपने भागना है तो ये वाला पहनना पड़ेगा। हॉस्पिटल में बिना वैल्व का होता है, क्योंकि वैल्व के टाइम में मेरे को तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा। सो ये अलग अलग तरीके होते हैं हमारे अपने आप को बचाने के। सो पहला प्रिंसिपल है फेस टू फेस मीटिंग नहीं करनी। पहला प्रिंसिपल है नो फेस टू फेस मीटिंग। दूसरा प्रिंसिपल है, अब फेस टू फेस मीटिंग हो गई, मान लो फेस टू फेस मीटिंग हो गई, सो व्हाट, हो गई तो आधा घंटे से कम की मीटिंग में वायरस नहीं फैलता। अगर मैं अंजलि जी से अभी मिलने आऊं, उनके साथ में 10 मिनट बात करके निकल जाऊं और शाम को अंजलि जी को पता लगे डॉक्टर के अग्रवाल कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो अंजलि जी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा उनके साथ में बैठना सिर्फ 10 मिनट का था। आधा घंटे का बैठना होगा तो बीमारी मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलती बीमारी। इस बीमारी को लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आधा घंटे तक झेलना पड़ता है। अंजलि जी को आधा घंटा मुझे झेलना पड़ेगा, तब इनको बीमारी नसीब में आएगी। ये तो मुझे 10 मिनट में निकाल देंगी, जाओ। सो 10 मिनट कम नहीं होते, आधा घंटा कम नहीं होता, बहुत होता है। घर में कोई खाना देने आ रहा है तो आधा घंटे जो सामान घर में देने आ रहा है उससे नहीं हो सकता। वो तो 1 मिनट में सामान दिया, चला गया। हाँ, लेकिन अगर आप शॉपिंग में बैठ के आधा घंटा उससे मोल भाव करोगे तो दिक्कत है। अगर आप उससे आधा घंटा नेगोशिएशन करोगे फिर तो लफड़ा है ना। लेकिन अगर आपने सामान खरीदा और निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पेट्रोल बनवाओगे और उसको बोलोगे 10 लीटर 15 लीटर दे दे तो लफड़ा है। आप उसको बोलो 2000 का पेट्रोल भर दे, आपके 5 मिनट बच गए। वो पैसे 2000 का पहले वो काउंट करेगा कि 1655 रुपए 40 पैसे का पेट्रोल है, तो वो पैसे निकालेगा, गिनेगा, थूक लगाएगा, तो लफड़ा है ना। आप उसको बोलो 1000 का 2000 का। अगर आप सब्जी खरीदोगे कि 1 किलो सब्जी 1 किलो आलू, तो लफड़ा है। आप उसको बोले 50 रुपए की आलू 25 रुपए की भिंडी 25 रुपए का प्याज दे दे, 100 रुपए का नोट दिया, आप निकल गए। सो मेरे कहने का मतलब है ये तो अब आपके लिए जुगाड़ है ना कि कितने कम समय में आप अपना काम करा सको। और ये मारवाड़ी से अच्छा और कौन बता सकता है, मारवाड़ी समाज से अच्छा। ये तो आप लोग हमें एजुकेट करो कि कम समय में कैसे करें। आपके पास आधा घंटा है, अब आप मॉल पे गए, मॉल के ऊपर में आधा घंटा है, आधा घंटे से पहले निकलना है। इसका मतलब है शॉपिंग 15 मिनट में खत्म होनी है, क्योंकि 15 मिनट कैशियर के पास लगने हैं, क्योंकि कैशियर में लंबी लाइन लगी होगी। और कैशियर के पास में आपने कम से कम समय लगाना है, क्योंकि वहां पे आप 6 फीट की डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। कैशियर को आप 6 फुट दूर से पैसे नहीं दे सकते। तो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि मेरा कम से कम समय लगे, दैट्स ऑल। आधा घंटे का समय बहुत होता है। हम लोगों ने तो अगर आप मेरे को दिखाने आओगे तो मैं तो टाइम से 10 मिनट देखूंगा, बाकी बोलेंगे बाद में फोन पे बात करेंगे। सो सिंपल आंसर है ना कि 10 मिनट की मीटिंग करो, ज्यादा हो भी गई आधा घंटे की तो सो व्हाट, हो गई तो हो गई, आधा घंटे में कोई रिस्क नहीं है। और अगर आप ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, फेस टू फेस थोड़ी बैठे हो, सामने देख रहे हो। आपके आगे तो किसी की पीठ है ना, अगर आपने सारे वायरसेस उसकी पीठ में डाल भी दिए तो नीचे गिर जाएंगे। दिक्कत क्या हो रही है, डर किस बात का है। नेक्स्ट इज क्रॉस वेंटिलेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर घर में क्रॉस वेंटिलेशन है तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। अगर आपको क्रॉस वेंटिलेशन है तो कोरोना नहीं हो सकता। अगर आप बाग में बैठे हो, पार्क में बैठे हो, बाहर घूम रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, कोरोना नहीं हो सकता। अगर बसेस आ गई दिल्ली में ओपन वाली
ऊपर जिसकी छत ओपन होती है इस वक्त में, तो उसका स्कोप है कि कारें ऊपर से खुल जाएं, बसेस ऊपर से खुल जाएं, जीप जो खुल जाती थी उसका वापस फैशन आने वाला है, क्योंकि हवा आपके पास आ रही है। हवा आ रही है तो वायरस नहीं टिकेगा, वो तो हवा के साथ उड़ जाएगा। सो अगर आपने मीटिंग करनी है घर पे तो आंगन में करो, धूप के ऊपर में करो। पहले जमाने में लोग जो है, अब जैसे मैं संगीता जी को बोलूं कि मेरे लिए स्वेटर बुने, तो कैसे बुनेंगी? ये घर के बाहर खाट लगाएंगी, बैठेंगी, धूप के अंदर मेरे लिए स्वेटर बुनेंगी, तो कोरोना नहीं होएगा। तो जो काम पुराने जमाने में हम बाहर बैठ के करते थे कि घर की सारी लेडीज मोहल्ले की इकट्ठी हो गई, बाहर बैठी है, स्वेटर बुन रही है, बातें कर रही है धूप के अंदर में, धूप की धूप मिल रही है, स्वेटर का स्वेटर बन रहा है, लेकिन कोरोना नहीं होगा। फिर कोरोना के लिए तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं चाहिए, यानी कि घर के अंदर में कमरा बंद है, चारों तरफ से आपने खिड़कियां बंद कर दी, स्प्लिट एसी चालू कर दिया ताकि बाहर की हवा ना आए, अंदर की हवा अंदर ही रहे, फिर तो सबको होगा। सो हमारे समाज में 3 कारण है बीमारी फैलने के: कॉमन किचन, कॉमन वॉशरूम एंड कॉमन टीवी। अगर आपके घर में 10 लोग हैं, मान ले 15 कमरे होंगे आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टीवी खुलेगा तो 10 के 10 इकट्ठे आगे बैठ जाएंगे। फिर वॉशरूम के लिए एक ही वॉशरूम का इस्तेमाल करेंगे, अपने अपने कमरों में नहीं जाएंगे, अपने कमरों में तो रात को जाएंगे, एक ही डाइनिंग हॉल में खाना खाएंगे। और पिक्चर के आते हुए अगर इमोशनल पिक्चर है तो वही रोएंगे पिक्चर के साथ साथ, फिर भूल जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। फिर वॉशरूम के अंदर में हम लोग जरा जरा सा भी जो छेक है उसको बंद कर देंगे कि कोई मेरा एमएमएस ना बना ले, झांक ना ले मेरे को। तो पूरे बाथरूम को आप इतने ढंग से बंद करेंगे तो कहीं से भी कोई आदमी देख ना पाए, फिर तो कोविड चैम्बर बन गया ना। फिर तो आपने कंजेस्टेड रूम बना दिया, वेंटिलेशन आपने खत्म कर दिया। और बाथरूम का जो ऊपर का जो एग्जॉस्ट फैन है वो आप कभी चेक ही नहीं करेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो सबसे लास्ट में चेक होता है कि वो ठीक है कि नहीं है, गंदा है कि नहीं है। तो जितने भी घरों में मल्टीपल लोगों को फैल रहा है, ये 3 कारण है। या तो कॉमन टीवी है तो कॉमन टीवी है, कॉमन किचन है तो कॉमन डाइनिंग टेबल होगी ऑटोमेटिकली, और अगर कॉमन डाइनिंग टेबल है तो ऑटोमेटिकली कॉमन बाथरूम होगा, कॉमन टॉयलेट होगा। बीमारी फैलेगी, आप रोक ही नहीं सकते। एक को होगा तो सबको होगा, एक को होगा तो सबको होगा। यही आप कहीं भी ऑफिस होगा तो भी यही हाल है। जितनी दुकानें आप चांदनी चौक में दुकान में जहां साड़ी खरीदने चले जाओ वहां कोविड नहीं फैलने वाला, आगे से खुली हुई है भाई। जो चांदनी चौक की जो दुकानें हैं या इंडिया गेट की दुकानें हैं वो आगे से खुली हुई हैं। जो मार्केट होती है वहां पे तो हवा भी आ रही है, वहां पे तो धूप भी आ रही है, वहां बीमारी नहीं हो सकती है उसके साथ में। सो मेरे कहने का मतलब है कि क्रॉस वेंटिलेशन इज ए मस्ट। तीसरा, हो भी गया सो व्हाट, अभी तो हमने प्रिवेंशन कर लिया, अब इसके बाद में हो गया कि नहीं मेरे को तो कोविड हो गया। द आंसर इज सो व्हाट, हो गया तो क्या हो गया। 10 साल से बच्चे से पहले को हो गया, होने दो, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। औरतों को हो गया, होने दो, 3 दिन में 7-8 दिन में ठीक हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हो गया, वेरी गुड, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे 4 दिन तक सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। 9 दिन निकल गए तो वेरी गुड, 9 दिन के बाद में कोविड खत्म हो गया। कोविड का वायरस 9 दिन में मर जाता है, 9 दिन के बाद में आप कोविड नहीं हो, आप घूम सकते हो। हस्बैंड वाइफ को हो गया, वेरी गुड, दोनों इकट्ठे रह सकते हैं। घर में 6 लोगों को हो गया, वेरी गुड, 9 दिन में पिकनिक मनाएंगे, घर के अंदर बैठ के पिकनिक मनाएंगे, अकेले कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। सो दिक्कत क्या है फिर, डर किस बात का है? सिर्फ 3 डर इस बात का है कि तीसरे, चौथे, 5वें दिन मेरे को निमोनिया ना हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने तीसरे, चौथे, 5वें दिन 6 मिनट पैदल चल के इसको नापना है कि ऑक्सीजन तो नहीं गिर रहा। अगर ऑक्सीजन गिर रहा है तो डॉक्टर से बात करनी है, वो दवाई दे देगा, ठीक हो जाएगा। मरने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं मिलती मौत। कोविड से मरने के लिए अगर आप लोगों की हर बारी टिकट खरीदो और लॉटरी निकल आए फिर तो बात अलग है। अगर आप हर बारी 1 रुपए का टिकट खरीद के 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आती है, इतनी किस्मत चाहिए कोरोना से मरने के लिए, अदरवाइज मरना आसान नहीं है। कोरोना से मर नहीं सकता आदमी। अगर आदमी इंटेलिजेंट है
और अगर वो निमोनिया तीसरे दिन पकड़ ले तो मर नहीं सकता, और मरता है आदमी 14वें दिन। तब तक 14 दिन दिए पकड़ने के लिए बीमारी को। अगर आप इतने ही इग्नोरेंट हो कि मुझे तो अपनी केयर ही नहीं करनी, तो फिर तो जाओ सड़क के ऊपर में, आप हाथ खड़े करके फिर आप क्यों सड़क पे जाओ बीच में? वो तो सुसाइड हो गया ना। सो ये जो डर है ना कि कोरोना मेरे को मार डालेगा, भूल जाओ इसको। 10 साल के बच्चों को वैसे नहीं मारता, औरतों को वैसे ही लो है, जिसका स्मेल टेस्ट चला गया उसको कुछ करता नहीं, जिसको डायरिया हो गया उसे कुछ करता नहीं, जिसके पेट में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, उसको ये छोड़ देता है। ये तो सिर्फ उन लोगों को पकड़ता है जिनको निमोनिया आप मिस कर देते हो। तो अगर टाइम पे निमोनिया पकड़ में आ जाए डे 3 में तो नहीं मरोगे। लेकिन फिर भी राजेश खन्ना मरे, फिर भी विनोद खन्ना मरे, सुनील दत्त मरे, अमजद खान मरा, वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है। ऐसे लोग फिर भी मरेंगे कि भाई मैसिव हार्ट अटैक हो गया, आप कहते हो मैसिव एक्सीडेंट हो गया, मैसिव पैरालिसिस हो गई, ऐसे सिर्फ 1000 में 3 होंगे। अब सोचिए 1000 एक्सीडेंट हुए और 3 मरे, आप क्या बोलोगे? 1000 लोगों का एक्सीडेंट हुआ और 3 मौतें हुई, तो पहले तो आप बोलोगे अच्छा सिर्फ 3 हुई। पहला आंसर तो आपका ये होगा, क्योंकि एक्सीडेंट से तो आप सोचते हो बहुत सारे लोग मरने चाहिए। आपके मन में क्या भावना आती है कि एक बस नीचे गिर गई तो सबसे पहले भावना क्या आती है कि सब मर गए होंगे। फिर आते हैं 3 बज गए तो एकदम से आती है कैसे बचे, कैसे बताओ क्या हुआ था, कैसे बचे। ये नहीं आता कैसे मरे। आपके मन में पहली भावना आती है कि वो 3 बचे तो कैसे बचे। यहाँ पे आप जो है 1000 में 3 मर रहे हैं, आप डर रहे हो। डर ऐसा कर रहे हो कि पूरी दुनिया के अंदर में आप सब लोगों ने अपने आप को पिंजरे में बंद कर लिया है। वो घूम रहा है आराम से। अंजलि जी अब सामने आएंगे। अंजलि जी गई हुई है। विनीता जी आप जरा अनम्यूट करिए। आपका वजन कितना है? मेरा 62 है। और अंजलि जी आपका कितना वजन है? मेरा 63 वजन है। और आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'5" है। तो वायरस आपसे भारी है हल्का है? नहीं सवाल पूछ रहा हूँ मैं, वायरस आपसे भारी है कि हल्का है? भारी लग रहा है पर अब आपके शब्दों से हल्का हो गया। नहीं वायरस का वजन कितना है मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आपका वजन ज्यादा, आपकी बुद्धि ज्यादा, आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा, आपकी हाइट ज्यादा। आप चल सकती हो वो चल नहीं सकता, आप उड़ सकती हो वो उड़ नहीं सकता, आप दौड़ सकती हो वो दौड़ नहीं सकता, आप बच्चे पैदा कर सकती हो वो घर के बाहर एनवायरनमेंट में पैदा नहीं कर सकता। डर आप रही हो, वो बेचारा आराम से घूम रहा है। So, take the fear out. Yes, the dialogue is prevent if you can, if you can't, so what? Prevent if you can, prevent as much as possible, prevent, but if you can't, so what? I'll face it, it is not as dangerous as we thought it earlier. जैसा हमने सोचा था कि इतना भयानक होगा, ये है नहीं। Absolutely, it is not that dangerous at all. कि आप इतना डर जाएं कि इसके नाम सोचते ही आपको हाथ कांपने लग जाएं, पैर कांपने लग जाएं, आप अपने आप को बंद कर लो। मतलब ये हाल हो गया है कि 14 दिन के बाद में बेटा जब बाप से मिलने जाता है तो बेटा जो 6 साल का बेटा कहता है नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं, इतना मत डराओ बच्चों को कुछ नहीं होने वाला। 12 साल से कम के बच्चों को कुछ नहीं होता। बच्चों को पहला केस नहीं होता, बच्चों से बच्चों को नहीं होता, बच्चों से बड़ों को नहीं होता, बच्चों से दादा दादी को नहीं होता। आप लोगों ने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया दादा दादी के साथ में। दादा के पास मत जाना, नाना के पास मत जाना, उन्हें कुछ हो जाएगा। बच्चों के मन में क्या बैठेगा? वो तो जिंदगी भर तक दादा नानी से पीछे हो जाएंगे। गलत मैसेज गया ना। जहां से भी मैसेज आया इंटरनेशनली कि दादा की बड़े लोगों के पास मत जाओ, अरे वहां पे तो बड़े, अमेरिका में तो बड़े लोग होते ही नहीं। वहां तो घरों की न्यूक्लियर फैमिलीज है। हमारी ज्वाइंट फैमिलीज, हमारे यहाँ पे हम अमेरिका की बात सुन रहे हैं कि बड़ों के पास मत जाओ। हमारे यहाँ तो जो प्यार बड़े देते हैं छोटे दे ही नहीं सकते। ये था मेरा चैनल नंबर 2, कोविड। तो कोविड से दोस्ती करो,
उसको प्रणाम करो, उसको बोले थैंक यू वेरी मच। अपने आप को बचाओ, वो बगल में क्या कर रहा है उसको छोड़ो, अपने आप को बचाओ। तीसरा है हार्ट अटैक से बचना। वो 5 मिनट का छोटा सा स्लॉट है मेरा, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे कि अगर चाहते हैं 80 साल तक आपको 80% हार्ट अटैक ना हो, तो 80 का फंडा याद रखें कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई 80 से कम रखें। इसके लिए एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन को 80 से कम रखें, लंग के फंक्शंस, किडनी के फंक्शंस और गुर्दे के फंक्शंस को 80 से ज्यादा रखें। इसके लिए 80 मिनट रोज चलें, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें, 1 मिनट में कम से कम 80 कदम चलें। एक बार में 80 ग्राम से ज्यादा कैलोरिक सॉलिड ना लें, 80 ml से ज्यादा कैलोरिक लिक्विड ना लें, साल में 80 दिन अनाज मत खाएं। इसके लिए दिन भर में 80 साइकिल पैरासिम्पैथेटिक ब्रीदिंग यानी कि प्राणायाम करें। सिगरेट तंबाकू मत खाएं, 80,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। शराब ना पिए, और अगर आपको अलाउड है तो 80 ml से कम पिए। साल में 80 दिन धूप में बैठे, तो इससे आपको विटामिन डी मिलेगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो 80% चांसेस है आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। हो गया तो चिंता नहीं, डॉक्टर से पूछो कि मेरे को वो 80 मिलीग्राम की स्टैटिन और 80 मिलीग्राम की एस्पिरिन दी क्या। अभी जैसे कोविड चल रहा है तो पहले ही पूछ लो कि कोविड के टाइम पे हार्ट अटैक हो गया तो मेरे को 80 मिलीग्राम की एस्पिरिन या 80 मिलीग्राम की कोविड दे रहे हो क्या, या स्टैटिन दे रहे हो क्या। इससे क्या होगा, आपको मेजर हार्ट अटैक नहीं होगा। हो भी गया तो चिंता नहीं, डॉक्टर को बोलो एंजियोग्राफी करके देख ले, ब्लॉकेज 80 से कम है कि 80 से ज्यादा है। 80 से कम है तो कोई चिंता नहीं, 80 से ज्यादा है मान लो तो एंजियोप्लास्टी कर देगा, सर्जरी कर देगा, आप मरोगे नहीं। मर भी गए तो चिंता नहीं, क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पर FTS का आदमी बैठा होगा जिसको CPR आता होगा। वो 80% चांसेस हैं कि मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक लॉन्गर द बेटर, 10 into 10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए इंसान की छाती पीटेगा, उसको जिंदा कर देगा। और अभी क्योंकि 15 मिनट में क्वेश्चन आंसर्स करना चाहूंगा, 6 बजे समाप्त करना चाहूंगा, तो आप सब लोग इस वक्त में, मेरे को किसने बुलाया, दिनेश जाजू ने। दिनेश जाजू ने किसको बोला, विनीता जाजू जी को। विनीता जाजू जी ने मेरे को किसको मिलवाया, अंजलि जी को। अंजलि जी के साथ में कौन मिली मेरे को यहाँ पर आज जो है, मेरे को लता मैडम मिली, मेरे को मिले साथ में रमेश भाई, मेरे को साथ में मिली संगीता जी। अब इनके लिए तालियां बजाना तो बनता है ना, इन सब के लिए। और जब आप तालियां बजाओगे तो कितनी बजाओगे, 80 से कम मत बजाना, क्योंकि जब 80 तालियां बजाओगे तो ये सब लोगों जो हमारे प्रधान बैठे हुए ऊपर, इनको लगेगा कि देखो हमारे लिए तालियां बज रही हैं। अरे भैया आप के लिए नहीं बन रही, जो ताली बजाएगा 80 बार उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। इसलिए सब लोग मिलके हमारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए 80 बार तालियां बजाएं, ताकि ये स्वस्थ रहे और आपका हर वीकली प्रोग्राम करते रहें। नमस्कार। आई विल ओपन इट फॉर क्वेश्चन आंसर्स। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जैसे कहा कि कोविड से दोस्ती करो, कोविड को प्रणाम करो, तो मैं हम सबकी ओर से आपको ही प्रणाम करती हूँ। और कोविड से दोस्ती करने के लिए आपके YouTube चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रोज आती है YouTube चैनल पे, ऐसा सबको मैं विनती करती हूँ। आपके जो आश्वासक शब्दों से कोरोना काल में भी हमें बहुत राहत मिली है, बहुत एहसास हुआ है राहत का। कोरोना के प्रति हमारे संभ्रम को एक सकारात्मक दिशा मिली है, एक शक्ति मिली है। तो आइए आगे हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। डॉक्टर साहब आज आपका वो गुड़ चना वाला सुना था मैंने, वो रिचुअल्स के ऊपर में एक अलग है, वो एक अलग से कभी कर सकते हैं, बिकॉज उसमें सारे भारतीय रिचुअल्स के ऊपर में क्यों करते हैं वो एक अलग पूरा, बिकॉज यहाँ पे कोविड आ गया बीच में इसलिए मैंने नहीं लिया। तो हर रिचुअल में कहीं ना कहीं साइंस जुड़ी हुई है। अब जैसे हम संतोषी माँ का व्रत करते थे, वो कौन करता था, मेंस्ट्रुएटिंग विमेन क्यों करती थी, कि पति साथ में मिले बच्चा ठीक हो। तो अगर आपको गुड़ चना क्यों खाते हैं, कि गुड़ के अंदर में आयरन है, चने के अंदर प्रोटीन है। अगर आयरन और प्रोटीन दोनों खाओगे तो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन को हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा तो पति छोड़ के बगल वाली छोरी के पास नहीं जाएगा और साथ में बच्चे नहीं गिरेंगे।
और उसमें क्या लिखा है कि अगर आप शुक्रवार का व्रत नहीं करोगे तो पति छोड़ के चला जाएगा और आपके बच्चे जो हैं वो गिर जाएंगे, आपके जो है आपके बच्चे गिर जाएंगे, विच इज अबॉर्शंस। तो वो सारे हर त्योहार के अंदर में कोई ना कोई एक वर्णन है। कभी किसी टाइम पे करिएगा तो मैं कोई भी त्योहार के बारे में आप साइंटिफिकली मेरे से बात कर सकते हैं। नहीं, उसको कोविड के रिलेशन में सुना था कि आप गुड़ चना खिलाइए। और गुड़ चने के लिए ऐसा है कोविड के हिसाब से ये है कि अगर आपने घर में किसी को बुलाना है, मेहमान को, मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, जैसे सबसे पहले मैं आपके घर में आ रहा हूँ, तो आप सब लोग सबसे पहले चेक करते हैं टेम्परेचर मेरा। सबसे पहले कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपका टेम्परेचर चेक कर लूँ, तो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना। मेरे को डरा रहे हैं ना कि आप सबसे पहले आप एक बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करूंगा। सबसे पहले गुड़ खिलाओ। गुड़ से क्या होगा कि कोरोना में 20% लोगों का टेस्ट चला जाता है मीठे का। तो आपको पता लग गया कि अगर गुड़ खाया इसका मतलब है कोरोना नहीं है। फिर आप मेरे ऊपर में जो है अर्क डालो गुलाब का, क्योंकि जो 20% लोगों को अर्क, उनको जो स्मेल महसूस नहीं होती। अब 2 चीजें, जब मेरा मन खुश हो गया, अरे वाह क्या स्वागत कर रहे हैं, फिर आप बोलो कि मैं 3 चीजें और चेक कर लूं, आपका टेम्परेचर चेक कर लूं, आपका SpO2 चेक कर लूं, तो आपको पता लग गया, स्क्रीनिंग हो गई कि कोरोना है कि नहीं है। आप सीधा नेगेटिव के बदले पॉजिटिव स्टार्ट करिए। तो घर के अंदर में गुड़ दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद में उसका रोग, हर आदमी के ऊपर में गुलाब की अर्क डालिए। अगर उसको सुगंध आ रही है और अगर उसको टेस्ट महसूस हो रहा है मीठे का, तो कोरोना के चांसेस कम है, क्योंकि कोरोना में ये दोनों जाते हैं। डॉक्टर साहब एक प्रश्न आ रहा है कि जिनको डायबिटीज या हार्ट अटैक है तो उनको ब्लड थिनर देना चाहिए क्या? इसके बारे में बड़ा मिथ है। बिल्कुल देना है। जिन लोगों को हार्ट अटैक है और डायबिटीज है उनको वैसे ही ब्लड थिनर दिया जाता है, और अगर उनको कोरोना हो जाए तो उसकी डोज बढ़ा दी जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने जो कहा कि आधा घंटा हम किसी के साथ बैठते हैं तो वो कोविड नहीं होगा ट्रांसमिट? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि जूम पे बैठे हो कि बिना जूम के बैठे हो। जूम पे बैठे हो तो 1 घंटा बैठे हैं, जितना मर्जी बैठो। अभी तो आप आधा घंटे से ज्यादा बैठे हो ना मेरे साथ, तो वो चलेगा। जी। अगर क्लोज रूम में बैठे हैं तो मास्क लगा के बैठना चाहिए आधा घंटा? अगर आपका क्लोज रूम है, और उसमें वेंटिलेशन नहीं है, तो उसमें एयर प्यूरिफायर इज ए मस्ट। बिना एयर प्यूरिफायर के किसी को अपने घर में मत बुलाओ। एयर प्यूरिफायर विद 6 एक्सचेंजेस पर आवर, और वो 10 मिनट में सारी हवा बदल रहे। और मास्क लगाना जरूरी है क्या उस समय? अगर आप कोई बाहर से कोई भी आ रहा है तो मास्क लगाना है। डॉक्टर साहब एक बात और अगर आपके घर में कोई भी इंसान है जो बाहर काम कर रहा है और पब्लिक डीलिंग कर रहा है, वो घर में मास्क पहनेगा। जी डॉक्टर साहब, ये जो अपनी इतनी ज्यादा हवा में है कि बड़ों के पास नहीं, कहाँ पर है हवा में? जैसे कि बड़ों के पास मत जाओ, जैसे आपने कहा कि मैंने कब बोला कि बड़ों के पास मत जाओ? मैंने कब बोला कि बड़ों के पास मत जाओ? उनके पास जाओ, उनके चरणों में बैठ के बात करो। बड़ों के पास चरणों में बैठ के बात करो। वो तो ठीक है, फिर नहीं होगा। पूरा जगत गलत है, गलत मैसेज है, गलत मैसेज है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बड़ों के पास मत जाओ, ये बिल्कुल गलत मैसेज है। ये 3 महीने पहले का मैसेज था, आज का मैसेज नहीं है। अच्छा। देखिए 3 महीने में सब कुछ बदल गया है। ओके, थैंक यू। 3 महीने में सब कुछ बदल गया है। 3 महीने पहले कहते थे हाथ धो हाथ दो हाथ दो, आज कहते हैं कि हाथ धोना ठीक है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फेस टू फेस है। अब कहाँ आ रहा है? अब मोदी जी का मैसेज क्या आ रहा है? मास्क मास्क मास्क। हाथ के ऊपर हाथ धोने में उतना एम्फेसिस कहाँ है? पहले होता था घर के बाहर कोई भी आ रहा है उसको घुसने मत दो, अब हो रहा है आधा घंटे तक घुसने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 महीने में तो दुनिया बदल गई है ना। पहले था जान है तो जहान, पहले था तो जान है तो जहान है कि आज का मतलब आप मरने वाले हो। अब हम कहते हैं मर सकते ही नहीं। तो 3 महीने में तो सारी दुनिया ही बदल गई ना। सारा बदलाव आ गया है, सारी चेंज हो गया। जो 3 महीने पहले हम बता रहे थे आज थोड़ी है वो, आज तो सारा उल्टा हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं पहले था कि आपने बोला कि घर से बाहर निकलो, तो ये लॉकडाउन जो लगाया गया और फिर से लगाने की बात होती है कहीं कहीं, तो कितना उचित है? आज की डेट में लॉकडाउन का कोई रोल नहीं है। आज की डेट में डॉक्टर साहब
हाँ उस तरीके से सारी चीज समझा दी, बिल्कुल उल्टी तरीके से हमको समझ में आ गई। देखो समझ में आया या नहीं आया, लेकिन ये याद रखिए जो कल 3 का महीने पहले पढ़ाया गया था वो सारा बदल गया है। तो डॉक्टर आज साहब की डेट में जो नया है मैंने वो पढ़ा है, आज की डेट में जो एप्लीकेबल है वो पढ़ा है मैंने। तो आज की डेट में कोई रोल नहीं है, आज की डेट में टेक प्रिकॉशंस, इफ यू गेट इट सो व्हाट। डॉक्टर साहब जो रोज कोरोना की डेथ्स की इतनी गिनतियां हो रही है वर्ल्ड कितनी हो ओवर, रही हैं, कितनी हो रही हैं? मतलब लाखों में हो रही है डॉक्टर साहब। 25,000 इंडिया में 27,000 मरे हैं। हर साल कितने मरते हैं? नहीं, मतलब इस तरह की काउंटिंग कभी किसी बीमारी में नहीं हुई। मेरी बात नहीं समझे, क्योंकि उस वक्त में लोग समझ रहे थे कि करोड़ों मर जाएंगे। जब स्पेनिश फ्लू इंडिया में आया था 2 करोड़ मर गए थे। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था, मेरी माँ 96 साल की है, मैं उनसे पूछता हूँ इसके बारे में। मेरी माँ कहती है कि मेरी दादा के घर के सारे लोग मर गए, पूरी की पूरी फैमिलीज मर गई। तो वो फियर था ना लोगों के मन में कि जब उस वक्त में 20 करोड़ में से 2 करोड़ मर गए थे। जी बहुत बड़ा रेट। 1918 में भारत की पॉपुलेशन 20 करोड़ थी, 2 करोड़ मर गए थे। तो वो डर था ना, सब लोग समझ रहे थे कि अनदर स्पेनिश फ्लू आ गया है। तो हम ये सोच के चल रहे थे कि भारत में 2 करोड़ मर जाएंगे। 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ मर जाएंगे। 130 करोड़ में से 13 करोड़ लोग मर जाएंगे, ये पहले एंटिसिपेशन था। मरे हैं 25,000, तो फसड्डी हुआ ना वायरस। लेकिन जब आया था उस वक्त में तो यही सोचते ना कि स्पेनिश फ्लू की तरह निकल के आएगा। अब इसका जो पहला वर्जन था उसने 10% लोगों को मारा ना। जो सार्स 1 था उसने 10% लोगों को मारा। जो मर्स था उसके बाद में इसका जो दूसरा कलीग था मर्स, उसने 30% लोगों को मारा। तो दिमाग में तो वही था ना कि इसकी मोर्टेलिटी 1 की 10, इसकी 30, ये 20% लोगों को मारेगा। और ये भी चल रहा था कि पहला 10, दूसरा 30, हो सकता है ये 50% लोगों को मार दे। डर तो ये था ना। अब डर क्या आ रहा था? अब हमारे मीडिया में क्या आ रहा था? इटली में चर्च के अंदर में हजारों लाशें पड़ी हुई हैं, उठाने वाला कोई नहीं। तो क्या लगेगा? डर लगेगा ना, डर लगेगा ना। जब हमने लॉकडाउन चालू किया तो उस फेज में चालू किया लॉकडाउन, हमें लग रहा था कि हम गए, अगर घर से बाहर निकले तो गए। डॉक्टर साहब, ये मीडिया में जो इतना खौफ दिखा मीडिया रहे हैं, ये मीडिया के लिए आप दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली में सरकार को तो बताइए। मैं जो कर रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। जो प्रतिष्ठित जो भारत के लोग हैं हु मेक्स ए डिफरेंस, मैं उन लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। मीडिया को एजुकेट करना या पॉलिटिशियंस को एजुकेट करना मेरा काम नहीं है। पॉलिटिशियंस की अपनी मजबूरियां हैं, मीडिया की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन आपकी अपनी मजबूरियां नहीं है कि आप मीडिया को सुनो। आपको साइंटिस्ट से सुनना है। आप लोग खुद इंटेलिजेंट लोग हो तो आप लोग खुद समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, ट्रैवलिंग करना कितना सेफ है? मैंने क्या बोला? वेंटिलेटेड है कि नहीं है? जहाँ जा रहे हो देखो वेंटिलेटेड है कि नहीं है, फेस टू फेस मीटिंग है कि नहीं है। आप जाइए, ट्रैवल में करिए, कार के अंदर में खिड़कियां खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेन में जा रहे हो, खिड़कियां खोल लीजिए, चला जाएगा। प्लेन वैसे ही सेफ है। एक सवाल था कि एयर में फ्लोट होता है क्या? ये कैसे होएगा? वो तो पूछ रहा हूँ मैं, कैसे होएगा? पॉल्यूशन थोड़ी है कि पूरी हवा में भरा हुआ है। एयर में फ्लोट होएगा अगर आपका चैम्बर क्लोज है तो होएगा, बाथरूम के अंदर में होएगा। जहाँ वेंटिलेशन नहीं है वहां तो रहेगा ना थोड़ी देर के लिए, और जहाँ हवा होगी निकल जाएगा साथ के साथ में। अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया गेट के अंदर में सब जगह पे खड़े हो, वायरस पड़ा हुआ है या हवा के अंदर में, और चंद्रशेखर की तरह गुगली करके आपके मुंह में घुस जाएगा, वो गलत है। डॉक्टर साहब, सरफेस पे कितना सस्टेनेबिलिटी है इसकी? सरफेस पे अभी है, लेकिन अगर सरफेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो गर्मियों में मर गया होता। इसलिए और सर्दियों में फिर सर्दियों के अंदर में ये बहुत बढ़ गया होता। तो इसका मतलब है चेन्नई में तो होना ही नहीं चाहिए था। चेन्नई में तो सबसे पहले हुआ। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। And how important is the vaccination in this corona? जब आएगा तब बात करेंगे। अभी हम 1 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी घर में शादी हुई नहीं, हम पहले से बच्चे का डिजाइन कर रहे हैं, कपड़े डिजाइन कर लें। डॉक्टर साहब अभी वैक्सीन 1 साल तक नहीं आने वाला। डॉक्टर साहब वैक्सीन जो है कौन ला रहा है बताइए? वैक्सीन कौन ला रहा है? हर कंट्री लाने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? सबकी इकोनॉमी खराब हुई है इस वायरस से। तो इकोनॉमी कैसे ठीक होगी? सिर्फ वैक्सीन से हो सकती है। फ्री तो बटेगा नहीं।
तो वैक्सीन हर कंट्री आज की डेट में ला रही है कि मैं अपनी इकोनॉमी ठीक कर लूं। अभी वैक्सीन 6 महीने काम करेगा कि नहीं करेगा, 6 महीने तो वायरस को भी नहीं हुए, तो कैसे पता लगेगा? अगर आज आपने वैक्सीन ला दिया, कल लगा दिया, तो कैसे पता लगेगा ये वैक्सीन अगले 1 साल तक बीमारी करेगा कि नहीं करेगा? अभी तो हमें यही नहीं पता कि ये वायरस मेरे 1 साल तक क्या बिहेव कर रहा है मेरी बॉडी में, कहाँ पता है? चिकनगुनिया 1 साल तक तंग करता है कि नहीं करता? हर्पीज ज़ॉस्टर 6 महीने तक दर्द करता है कि नहीं करता? ये वायरस भी तो आपको 4-4, 5-5 महीने फीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? जो रिकवर हो गए उनको पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस हो रही है, दर्द हो रहा है बॉडी में, लूज मोशंस हो रहे हैं रिकरेंट, वो तो हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये वायरस आया और चला गया। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं मारेगा नहीं। जाते जाते शगुन में बहुत सारा सामान छोड़ के जा रहा है। ये वायरस हमारे शरीर से 9 दिन में मर जाता है। जाने से पहले हमारे को बहुत सारी शगुन में तकलीफें दे जाता है जो 4-5 महीने तक रहती हैं, लेकिन मौत नहीं होती और वो तकलीफें नॉर्मल हैं। अब किसी को हो जाता है शिंगल तो 6 महीने तक दर्द रहता है, तो होता है, ठीक हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है वो खतरनाक नहीं है जिस खतरनाकी से हम सोच रहे थे। अगर कोई 70 प्लस है और उसको डायबिटीज भी है और बीपी भी है, तो वो बाहर जाना उनके लिए safe है क्या? अगर कोई 70 प्लस है, उन सब लोगों को 30 साल के बाद में आपके इस प्रोग्राम के लिए आज से बुक कर लो कि वो हमारे इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। डॉक्टर साहब एक जितने भी लोग 70 प्लस हैं, थैंक यू वेरी मच। उन सबके लिए उनको बोलो कि हमारे अगले 30 साल के बाद का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लो। उसके लिए मैं लेक्चर दूंगा उनके लिए। सबके मन में बैठ गया 70 प्लस है मतलब मर गए, डायबिटिक है मतलब मर गए, ब्लड प्रेशर है मतलब मर गए, 80 साल के हैं अब तो गए। घर में क्या हो रहा है कि घर में मैंने ऐसी फैमिली देखी है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि घर में 3 जनरेशन रह रही हैं, छोटे बच्चे को बचा रहे हैं और बड़े वाले को बोलते हैं कि तो 90 साल हो गए, चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। अरे उनको बचाओ, 90 वालों को, बच्चों को कुछ नहीं होने वाला। सारा का सारा जोर 3 साल के बच्चे पे लगा हुआ है, 4 साल के बच्चे पे लगा हुआ है, उनको तो कुछ होने वाला ही नहीं है, वो तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि हम लोग सब्जी लेके और ग्रोसरी लेके बाहर से आते हैं तो उसको 24 घंटा गैलरी में बाहर ही रख देते हैं, उसको छूने के लिए डर लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ लोग तो सब्जी को साबुन से धोते हैं, तो क्या करना चाहिए? एक दिन क्यों रख रहे हो? 6 दिन के लिए रखो ना उसको। नहीं सर, कुछ लोग साबुन से भी धोने को बोलते हैं सब्जी को। आपने जो करना कुछ क्या बोलते हैं वो उनको करने दो ना। जिसको डर लग रहा है उसको करने दो। आपको डर क्यों लग रहा है? आप उसको 20 मिनट धूप में डाल दो या उसको एक घर में लाके पोटाशियम परमैंगनेट के अंदर में डाल के निकाल लो, 15 सेकंड में वायरस मर जाएगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है तो जो लाल कुएं में डालने वाली दवाई होती है पोटाशियम परमैंगनेट, उसको बाल्टी में डाल के सब्जियां फल उसमें डाल के निकाल लो। 24 घंटे रखने का क्या मतलब है? मेरे को एड्रेसेस दे दो ना, जहां जहां पे 24 घंटे के लिए रखते हैं मैं लोग भेज दूंगा, उठा के ले जाएंगे। मजाक बना दिया है, मतलब डर का भी एक मजाक बना दिया है। एक हद होती है। हमारे वनवासी बंधुओं के लिए आप क्या मैसेज दोगे? क्योंकि 1 लाख स्कूलों में हम लोगों का जो एकल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन गांव के जो लोग बिल्डिंग के बाहर ओपन में पढ़ रहे हैं। अगर सारे स्कूल दिल्ली के इंडिया के एकल विद्यालय की तरह बाहर आंगन में पढ़ाएं तो किसी को कोरोना नहीं होगा। बच्चों को तो वैसे ही नहीं होता, टीचर्स को इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बिल्डिंग के बाहर हैं। जो सादगी और एकल विद्यालय तो मॉडल है इस वक्त में तो फैलाने का टाइम है आप लोगों को कि हमारे बच्चों को तो हो ही नहीं सकता। आज की डेट में तो हम अपने स्कूलों को बोल रहे हैं कि दिन में जो है 6 घंटे की क्लास में 2 घंटे की क्लास बाहर लो। मैं तो सीबीएसई को बोला है कि सब स्कूलों को बोलो कि बच्चों को बोलो कि 2 घंटे अंदर, 2 घंटे बाहर, फिर 2 घंटे अंदर, बाहर धूप के अंदर में सबको बैठा के क्लास लो। एकल विद्यालय को तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में फैलाओ कि हमारे यहाँ कोरोना नहीं होता। ये क्लास अगर आपने स्कूल बंद कर रखे हैं एकल के तो सबसे बड़ी गलती होगी। इस वक्त में चालू करो इमीडिएटली। अगर अब भारत के अंदर में अगर एकल विद्यालय के स्कूल बंद हैं तो इससे बड़ी गलती हम नहीं कर रहे। चालू करो कल से। अगर बंद है तो वहां तो हो ही नहीं सकता, बाहर तो हो ही नहीं सकता। धूप में बैठे हो, हवा आ रही है, नेचुरल आपको वायरस है, वायरस कहाँ से घुस जाएगा? बच्चों में वैसे ही नहीं घुसता। तो डॉक्टर साहब, हमारे एकल विद्यालयों में ऑन रिकॉर्ड
एक भी बच्चे को और भी एक हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारों को, हमारे ग्राम समिति किसी को कोरोना नहीं हुआ, ये एक तो भी मैं बोल रहा कैजुअलिटी हूँ, नहीं हुई। यही तो मैं बोल रहा हूँ। इसको फैलाओ, ऑन इसको रिकॉर्ड। फैलाओ कि एकल विद्यालय जैसे विद्यालय बनाओ। हम तो सारे डॉक्टरों को बोल रहे हैं कि अपने हॉस्पिटल में सिंगल रूम बंद करें, बड़े बड़े वार्ड बनाए, ओपनली वेंटिलेटेड हो, लोग रहे वहां पे। ये जो कल्चर है ना कि 5 स्टार कल्चर, सब खत्म करो। एक बड़ा वार्ड लो, वहां पे पेशेंट्स को ट्रीट करो। आज नहीं तो कल ये होने वाला है। मेरा समय हो गया, योग कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा 7 बजे एक शो है। रोज शाम को मेरा 7 बजे का शो है, जो अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं मेरे यूट्यूब में। मेरा यूट्यूब नहीं, मेरा जो यूट्यूब है youtube.com/drkk अग्रवाल, मैं उसमें 3 शो करता हूँ। एक शो मेरा 2:30 से 3:30 बजे होता है, एक सवेरे 8 से 9 होता है। 8 से 9 बजे कोरोना पेशेंट से बात करता हूँ, 2:30 से 3 बजे जनरल पब्लिक से बात करता हूँ। और शाम के शो में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दे कैन वॉच। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ स्टिग्मा की, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन होंगी और बॉम्बे से एक कोरोना वॉरियर होंगे, उनके साथ में मैं आधा घंटा बात करूंगा। तो आप सब लोगों को अगर आप चाहते हैं कि तो आप youtube.com/drkk अग्रवाल, आप उसको, उसमें आपको कोरोना की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मेरे वीडियोस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो 1 मिनट के वीडियोस होते हैं, जिसमें आप अगर आप गूगल में जाओ एंड पुट डाउन कोविड एंड केके डॉक्टर केके अग्रवाल, उसके बाद जो सवाल आपके मन में आ रहा है उसमें डाल दो, आपको वीडियो मिल जाएगा। जो भी सवाल आपके मन में आ रहा है उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा 1 मिनट वाला। जो आधा घंटे और 1 घंटे वाले मेरे डिस्कशंस होते हैं वो सब्जेक्ट पे डिस्कशंस होते हैं, लेकिन मेरे 1 मिनट वाले वीडियोस बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि कोई भी सवाल आप डाल दो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और जब मेरे जाने के बाद में इन सब लोगों के लिए जो 80 बार तालियां बजा दीजिए, जिन लोगों ने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आने का। इससे क्या होगा, नहीं देखिए ना, आपके ताली बजाने से क्या होगा, मेरे बच्चे सुखी रहेंगे। क्यों सुखी रहेंगे? कि अगर आपने ताली नहीं बजाई तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी आप मेरे को फीस देने आओगे। मेरे पास समय नहीं है उस पैसों को खर्च करने के लिए, वो पैसे मेरे बच्चों के पास चले जाएंगे, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे ना बिगड़े तो आप अपने सेहत का ध्यान रखो। उसके लिए फिर जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए 80 बार तालियां बजा दो। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1-2 मिनट खाली आभार के लिए मैं बुलाना चाहूंगी साउथ जोन महिला समिति की सचिव सत्यश्री जी मिश्रा, जो कोची से हमारे साथ जुड़ी है। और डॉक्टर साहब, आपके लिए इतने मैसेजेस आए और वेरी गुड सेशन, मोटिवेशनल, वी कैन लिव विथ कोविड नाउ, और सब लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी, लफड़ा हो रहा था, 3 शांति थी, 3 शक्ति चाहिए थी, इसलिए तीसरी भी आपने सा वाली चुनी ताकि बैलेंस हो जाए कि 3 शांति तो 3 शक्ति, तो तीसरी वाली भी आपने सा वाली चुनी अपने आप से। इसे बोलते हैं ऊपर वाला जो देता है वो सोच समझ के देता है। सत्यश्री जी, उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया डॉक्टर साहब। On behalf of Rashtriya Mahila Samiti, Friends of the Tribal Society, I immensely thank Padma Shri Dr. K.K. Agarwal ji for his illustrious insight into the subject. Clean bowled by your sense of humor, Dr. Ji. Now I'm sure all our heartbeats are regularized with relief after hearing you. Next, I thank all our Mahila Samiti members who took time out this evening and participated in large numbers this evening. My heart goes out to you. A special thanks to our National Secretary, FTS, Sri Rameshji Maheshwari, for sharing his thoughts on our organization. I extend my sincere thanks to our Rashtriya Mahila Samiti President, Srimati Lataji Malpani, and Secretary, Srimati Vinitaji Jaju, and our ex-President, Srimati Pushpa Mundraji, our Srimati Geetaji Mundra, and for all of them for encouraging us throughout by devising such informative programs. My heartfelt thanks to all the patrons and well-wishers too. Last but not the least, I would fail in my duty if I do not thank our anchor of the day, Srimati Anjali Ji Tapadia, Secretary West Zone, for her wonderful comparing. We now conclude today's session with Shanti Path. सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।